गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र। मानव तंत्र में चल रहा था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं। वैसे मैंने ये बता दिया है, पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, सहायक ग्रंथियां और मुख्य अंग। तो आज अपन डिटेल से देखते हैं कि पाचन तंत्र की संरचना कैसी होती है। मेरे साथ साथ डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां इंक्लूड होती है, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, ये सब देखिए। पाचन तंत्र का डायग्राम बना रहे हैं अपन। जहां तक हो सके डायग्राम डॉट डॉट से बनाइए। जैसे ही आपका गलत होता है वहां से आप रफ कर सकते हैं, वहां से आप डायरेक्ट रफ कर सकते हैं। ये नोज वाला पार्ट है, ये बनाना इतना जरूरी नहीं होता, मेन अपना यही है। अब ये सही बन गया तो आप इसको डार्क कर लीजिए, और अगर गलत होता है तो देखो मेरा यहाँ से थोड़ा टेढ़ा हुआ, तो मैंने इसको डॉट डॉट था, इसलिए फटाफट इसको मिटाने में भी क्या होती है आपकी आसानी होती है। तो इरेज करना भी क्या होता है आपका आसान होता है। ये अपने पाचन तंत्र का डायग्राम बन रहा है। डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक डायग्राम आप लोगों को नहीं आएंगे। डायग्राम में मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी प्रैक्टिस। ये आपका आमाशय है जो 3 भागों से मिलके बना होता है। अपन डिटेल से पढ़ेंगे इसको आगे। ये देखो मेरा यहाँ से पतला बना, मैंने डॉट डॉट से बनाया, इसलिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ से रफ कर दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है डायग्राम में। डायग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप बना रहे कैसे हो, उसको लेबल कैसे कर रहे हो, ये सब डायग्राम में इम्पोर्टेंट होते हैं। डायग्राम सुंदर तो बनाना ही बनाना है। ये कब बनेगा, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे। ये कब बनता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो। हम लोग आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बढ़िया आते हैं। ये आपका मलाशय है। अब देखो यहाँ आके आपकी है ना छोटी आंत, यहाँ से छोटी आंत। छोटी आंत क्या होती है, दिखने में तो ये रियल में तो ये छोटी आंत बहुत बड़ी होती है, पर क्या होता है ये, इसका नाम छोटी आंत क्यों है, इसका जवाब भी आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देती हूँ। ये यहाँ से बड़ी आंत से जुड़ी हुई होती है, ये ध्यान रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत को बना तो देते हैं, पर ये जुड़ी हुई कहाँ है ये नहीं पता रहता। तो ये भी क्या होगा आपका डायग्राम, ये भी आपका डायग्राम क्या जाएगा गलत। ये क्या होती है, इसका नाम ही छोटी आंत है, पर आकार में क्या होती है, बड़ी आंत से भी बड़ी होती है। इसका नाम छोटी आंत क्यों, ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी इसको छोटी आंत क्यों कहा जाता है। ऐसा क्या है कि ये बड़ी होने के बावजूद भी इसको छोटी आंत ही कहा जाता है। ये देखिए डायग्राम में, अब ये यहाँ से अटैच है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
अभी भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। यहाँ एक पत्ती की जैसी संरचना होती है, पत्ती की जैसी संरचना होगी, इसका क्या नाम होगा वो भी अपन देखेंगे। इसके अलावा यहाँ एक टोपी जैसी संरचना होगी, जैसे आपकी टोपी होती नहीं, यहाँ से होगी, यहाँ से जुड़ी भी नहीं होगी, है टोपी जैसी संरचना होगी। यहाँ से एक डक्ट आके यहाँ खुलेगी, एक ट्यूब जैसी संरचना आके खुलेगी, ये इसके ऊपर होगा, और ये सारे खुल के क्या करेंगे, एक कॉमन डक्ट बनाएंगे, एक कॉमन ट्यूब का निर्माण करेंगे। ये आके यहाँ खुलेगा। ये सब छोटी छोटी इम्पोर्टेंट होती है। अब ये आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो भी चलेगा। ये थोड़ा ऐसे अच्छा दिखे इसलिए बनाया जाता है। अगर आप इतना भी बना दोगे अंदर वाला तो भी चलेगा। यही वैसे डायग्राम तो मेनली यही है। ये तो इसके आउटग्रोथ शो करने के लिए दे रखा है। ये बनाना चाहो तो भी अच्छी बात है, नहीं बनाओ तो भी आपका चलेगा। ये इसके माउथ वाला पार्ट है, ये नोज वाला पार्ट है इसका। ये इसके माउथ वाला पार्ट है। ये चिक वाला पार्ट है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती है, मेनली पार्ट यही होता है। जो मेन पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। ये तो आप बनाओगे बॉडी पार्ट को शो कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसका ब्रेन थोड़ा साइज में लार्ज करना पड़ेगा आपको। तो ये वाला पार्ट है। तो मेरे हिसाब से मेरा ये कहना है, मैं जब भी डायग्राम बनाती हूँ ये वाला पार्ट नहीं बनाती। ये वाला पार्ट क्या आपका अननेसेसरी है बस, क्योंकि इसके चक्कर में कई बार ऐसी आकृतियाँ बन जाती है जो मजाक टाइप में, क्योंकि बच्चे ये बॉडी शेप एक्चुअल में बना नहीं पाते। तो मेन यही है आपका, आप मेन यही है। ये क्या है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ऊपर लिख देती हूँ पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। अब इसमें क्या क्या होते हैं इसका देखेंगे। अब ये हो जाएगा आपका मुंह वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या आपका मुंह। और ये मुंह, और ये हो जाएगी आपकी ग्रशिका। ये क्या हो जाएगी आपकी ग्रशिका। और ये यहाँ हो जाएगी आपकी जिह्वा, जीभ, जिह्वा। ये आपका आमाशय। ये हो जाएगा आपका अग्नाशय। बड़ी आंत, ये छोटी आंत, मलाशय। थोड़ा सा ऊपर होगा ये मलाशय में, थैली जैसी संरचना होती है
मलाशय इसको बोलते हैं नीचे वाले को, ये देखो ये वाला ऐसा गुद्दाद्वार या एनस, गुद्दाद्वार, ये हो जाएगा आपका यकृत, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये हो जाएगा आपका पित्ताशय। जहाँ तक हो सके नाम एक लाइन में लिखने की कोशिश की है। ये पित्ताशय, ये हो जाएगी आपकी पूरी ग्रास नाल, ग्रास नाल। तो ये पाचन तंत्र के यहाँ क्या हो गया, आपके मुंह में क्या होगी, लाल ग्रंथियाँ। लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, लाल ग्रंथियाँ। तो ये है आपका पाचन तंत्र। तो अपन ने देखा कि जो मानव का पाचन तंत्र होता है उसमें क्या क्या भाग होंगे। सबसे पहले होगा मुंह, मुंह में हो गया आपकी जीभ, लाल ग्रंथियाँ, फिर वो नीचे जाएगा ग्रशिका, फिर ग्रासनाल। अब जो सहायक ग्रंथियां हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि पाचन तंत्र में मुख्य कौन कौन से भाग होते हैं, तो मुंह हो गया, ग्रशिका होगी, ग्रासनाल हो गई, आमाशय हो गया, बड़ी आंत हो गई, छोटी आंत हो गई और मलाशय हो गया। ठीक है। अब सहायक ग्रंथियां भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आमाशय, अग्नाशय, ये यकृत हो गया, ये पित्ताशय आपका, ये वाला पिता, एक थैली जैसी संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पित्ताशय। ये है आपके पाचन तंत्र का डायग्राम। ये मोर अच्छा डायग्राम है और इसके आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, द्विवार्षिक में नहीं तो वार्षिक में, ये अल्टरनेट चलता ही रहता है। तो ये था आपका पाचन तंत्र। तो अपन सबसे पहले देखते हैं पाचन तंत्र में मुंह में पाचन। अपन ने देखे थे पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले आ गया आपका मुख, आ गया मुख, फिर क्या हो जाएगा आपकी ग्रशिका, फिर आ जाएगा आपका ग्रासनाल, ग्रासनाल, फिर क्या हो जाएगा आपका आमाशय, फिर क्या हो जाएगा आपका छोटी बड़ी आंत, फिर क्या आ जाएगा छोटी आंत, और फिर क्या आ जाएगा आपका मलाशय। ये सारे इसके भाग होते हैं या अंग है इसके, पाचन के क्या होते हैं आपके अंग। ये डायग्राम बन गया होगा। ठीक है, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले मुख में भोजन लिया। अब मुख में क्या होंगे, दांत, दांतों की सहायता से, अपन दांतों के बारे में पढ़ चुके हैं, दांतों की सहायता से भोजन को आप बारी बारी टुकड़ों में चबाओगे। इसमें लार ग्रंथियों के द्वारा लार मिल जाएगी। फिर भोजन कहाँ आ जाएगा, आपकी ग्रशिका में। ग्रशिका में कोई पाचन नहीं होता, ये एक सहायक अंग है। ग्रशिका 3 भागों में बटी होती है, मुख ग्रसनिका, मुख ग्रशिका, कंठ ग्रशिका और नासा ग्रसनिका, ये अपन पढ़ेंगे। फिर वहां से भोजन कहाँ गया, ग्रासनाल में। ग्रासनाल में सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जिसकी वजह से भोजन आगे गति करता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें नहीं पाए जाते, वो श्वास नली में होता, सॉरी। फिर क्या होगा, ग्रासनाल से भोजन कहाँ जाएगा, आपके आमाशय में। आमाशय ही वो भाग है जहाँ एक पाउच जैसी संरचना होती है, थैली जैसी संरचना होती है। आमाशय में अधिकांश रस मिल जाते हैं आके। आमाशय में HCl का स्त्रावण किया जाता है, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। फिर आपका है आपका यकृत। यकृत क्या करता है, पित्त लवण का निर्माण करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यकृत पित्त लवण का निर्माण करता है, और पित्त लवण स्टोर कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। ये एक कॉमन नलिका के द्वारा पित्त लवण और अग्नाशय रस आके यहाँ मिल जाते हैं, और फिर भोजन कहाँ चला जाता है, आपके छोटी आंत, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का पाचन और अवशोषण कम होता है, या ये कह सकते हैं अधिकांश खनिज लवणों का अवशोषण और जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। इसके अलावा अधिकांश भोजन का पाचन, ज्यादातर भोजन का पाचन कहाँ होता है, आपके छोटी आंत में होता है। छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए बोला जाता है, इसकी जो नली होती है उसका डायमीटर, व्यास क्या होता है आपका, कम होता है, इसलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। वैसे आकार में ये बड़ी आंत से भी बड़ी होती है, सॉरी लंबाई में बड़ी होती है, इसका डायमीटर छोटा होता है, इसलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। अब अपन डिटेल से देखते हैं कि कैसे क्या पाचन में होता है। ये डायग्राम बना लेना।
अब देखते हैं कि पाचन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मुंह। मैंने बता दिया था, वैसे एक बार फिर से देख लो। मुख में क्या होते हैं? आपके दांत होते हैं। मुख में क्या क्या होंगे? दांत होंगे। इसके अलावा जीभ होगी और लार ग्रंथियां होगी। लार ग्रंथियां होगी। ये तीनों मिलके क्या करेंगे? भोजन के पाचन में सहायता करेंगे। कैसे करेंगे अपन देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। रदनक, कृतनक, अग्र चैवर्णक और चैवर्णक। 4 प्रकार के होते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में इनको आपको डिटेल से पढ़ा दिया था। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दांत भोजन को बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ देंगे। फिर क्या होगा? जीभ क्या करेगी? आपको भोजन को मथेगी। भोजन को मथने का कार्य कौन करती है? जीभ। इसके अलावा दांतों की सफाई करने में भी सहायता करती है। लार ग्रंथियां अधोजीवा, अधोजंब और मुख में। मुख लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, अधोजीवा, कर्णपूर्व और अधोजंब। ये देख लो आप। लार ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है, अधोजंब, अधोजीवा और अधोजीवा और कर्णपूर्व। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, तीनों उपस्थित होती है। अधोजंब, जीभ के नीचे अधोजीवा, अधोजीवा और अधोजंब, ये यहाँ जबाड़े में होगी और जीभ के नीचे होगी। ये एक यहाँ पे होगी। कर्णपूर्व 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियों के द्वारा लार का स्त्रावण होता है और लार भोजन को लसलसा बनाने में, भोजन को जीवाणु रहित, बैक्टीरिया रहित करने में, क्योंकि लार में पाया जाता है टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम, जो भोजन को क्या करता है? जीवाणु मुक्त या हानिकारक पदार्थों से मुक्त करता है। तो मुख में दांतों का भी अपना काम है, जीभ का भी अपना काम है और लार ग्रंथियों का भी अपना काम है। दांतों से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। अभी आया था कि रदनक की संख्या कितनी होती है दोनों जबड़ों में, इस साल ये क्वेश्चन आया था। अग्र चैवर्णक क्या है, चैवर्णक क्या है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो दांत क्या करेंगे? भोजन को चबाने में सहायता करेंगे, भोजन को बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ देंगे। जीभ क्या करेगी? भोजन को मथने का काम करेगी। इसके अलावा मुंह की सफाई करेगी। और लार ग्रंथि क्या करेगी? आपके लार का स्त्रावण करेगी, जिससे भोजन लसलसा होगा और उसको निगलने में आसानी होगी। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की, अधोजम, अधोजीवा और कर्णपूर्व। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? आपके भोजन को पचाने में सहायता करना, लार ग्रंथियों। अगर मुंह में लार उत्पन्न नहीं होगी तो क्या होगा? आपका मुंह अंदर से सूख जाएगा, बोल भी नहीं पाओगे। बोलने में भी क्या होती है? आपकी कठिनाई होती है। लार क्या करती है? लार में टाइलिन एंजाइम होता है, जिसका दूसरा नाम एमाइलेज भी है। एमाइलेज भी बोलते हैं इसको और इसको टाइलिन भी बोलते हैं। ये क्या करता है? भोजन में जो हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको नष्ट करने का कार्य भी करता है। तो ये था आपके लार ग्रंथियां। तीनों का नाम ध्यान रखना, अधोजम, अधोजीवा और कर्ण। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां मनुष्य में पाई जाती है। अब देखते हैं ग्रशिका। अगला देखते हैं अपन ग्रशिका। मुख में ये तीनों हैं, इनका तीनों का थोड़ा थोड़ा लिखना। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है और अलग से पूछा जाता है तो आपको उस हिसाब से लिखना। अब चलते हैं अपना ग्रशिका। ग्रशिका को 3 भागों में बांटा गया। ग्रशिका को ग्रसनी भी बोलते हैं, ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी, ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया। वैसे ये पाचन में कोई सहायता नहीं करती है। ग्रसनी या ग्रशिका ही ऐसा भाग है जो पाचन में भी काम आता है और श्वसन में भी। ये एक ऐसा कॉमन अंग है जो पाचन तंत्र में भी काम आ रहा है और श्वसन तंत्र, जो श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तभी भी
इसका कंठ ग्रसनी ये कहाँ होगी, कंठ में उपस्थित होगी। नासा ग्रसनी ये यहाँ होगी, और ये मुख ग्रसनी। देखो कई बार आप लोग क्या करते हो, नाक में, या नाक में तो नहीं, अगर आंखों में कोई दवाई डालते हो, कान में कोई दवाई डालते हो, तो वो मुंह में आ जाती है, वो आपकी मुंह में आ जाती है। आंख में दवाई डालते हो तो आपको खारा खारा सा मुंह में कड़वाहट लगता है, क्योंकि ये जो आपका नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी ये तीनों एक जगह आके मिलती है। तो इसका पाचन में कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है, पर ये पाचन तंत्र का एक अंग है, ये एक भाग है। तो 3 भागों में बटी होती है, कंठ ग्रसनी, नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी। तो ये भी क्या होती है, पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण रोल है। अब चलते हैं ग्रास नाल, जिसको भोजन नाल भी बोलते हैं। अगला क्या आपका, ग्रास नाल या भोजन नाल, ग्रास नाल या भोजन नाल। ग्रास नाल या भोजन नाल वो अंग है जिसके द्वारा क्या करता है, आप भोजन को निगलने में सहायता करते हैं। ये एक पाइप जैसी लंबी संरचना होती है और इसमें भोजन आसानी से नीचे तक चला जाता है। अब कई बार क्या किया जाता है कि जल्दी जल्दी खाने की वजह से, या जो भोजन में अगर आप कोई सूखे पदार्थ खा रहे हो तो आपको निगलने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड पदार्थ होता है, जो तरल पदार्थ होता है, वो आसानी से निकल सकते हो, पर इसमें क्या पाए जाते हैं, आपके स्प्लेंटर्स पाए जाते हैं, स्प्लेंटर क्या पाए जाते हैं, जिसकी वजह से भोजन को निगलने में आसानी होती है। अब जैसे ही आपने सूखा भोजन निगला है तो ग्रास नाल में क्या होगा, आपके निगलने में कठिनाई होगी और यहाँ पे जाके आपके अटक जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्प्लेंटर होता है, एक वॉल जैसा होता है, वो आसानी से खुल नहीं पाता है, और खुल जाता है तो वो बंद नहीं हो पाता, उसमें कंटिन्यू क्रमाकुंचन गति चलती रहती है। जैसे देखो भोजन का निगलना कैसे होता है, कैसे इसमें रोल प्ले करता है, ये देखना आप लोग। जैसे ये आपकी ग्रास नाल है, ये आपके खाने का टुकड़ा जा रहा है, तो जैसे जैसे ये जा रहा है इसका साइज, सपोज ये यहाँ आ गया तो इसका साइज बढ़ गया। अब ये क्या करे, आपका यहाँ आ गया, तो ये यहाँ से साइज कैसा होगा, नॉर्मल हो गया, लचीलापन होता है। फिर इसका यहाँ से साइज बढ़ गया, जैसे जैसे बढ़ जाता है इसका साइज आपका। अब जैसे यहाँ नहीं, इसका साइज ऐसा है, अब सपोज भोजन यहाँ आ रहा तो इसका साइज बढ़ गया। तो ऐसे एक गति होती है क्रमाकुंचन गति, अभी अपन पढ़ेंगे, इस पे से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी गति वाइज। तो इस तरीके से आपका भोजन लगातार, इसमें लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें कार्टिलेज पाई जाती है, उपास्थ्यें पाई जाती है, जिसकी वजह से इसमें लचीलापन होता है। जैसे आपका भोजन जा रहा है, से बड़ा एनिमेशन में देखा जाता है, बड़ा सुंदर दिखता है। ये बैठ गया, ये इसका साइज लार्ज हो गया, बैठ गया, फिर ये पीछे से इकट्ठा हो गया, फिर लार्ज हो गया, फिर इकट्ठा हो गया, ऐसे ऐसे चलता रहता है आपका। तो भोजन आपका आसानी से कहाँ चला जाता है, आपके भोजन नाल से। अब यहाँ से भोजन जाता है आपका आमाशय में। अब देखो अपन यहाँ तो सिर्फ इन अंगों का वर्णन देख रहे हैं, जब पाचन पढ़ेंगे, भोजन का पाचन, तो आमाशय में कौन कौन से रस स्रावित होते हैं वो सारे पढ़ेंगे। अग्नाशय क्या रोल प्ले करता है ग्रंथियों में या पाचन की क्रिया विधि में, ये सारे इनकी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो अंगों के बारे में थोड़ा सा जान रहे, बेसिक की अंग क्या होते हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा, पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन। तो इन अंगों के बारे में थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन लिखनी है आपको, पूरा डिटेल नहीं लिखना है। फिर चलते हैं अपन आमाशय में, ये भी महत्वपूर्ण अंग है आमाशय। आमाशय कैसा होता है, पाउच जैसी संरचना होती है, थैले जैसी संरचना होती है। अभी अपन ने डायग्राम बनाया था, आमाशय आपकी एक ऐसी संरचना होती है, आमाशय आपकी एक ऐसी संरचना होती है, ठीक है। अब ये आपको नहीं बनाना है, तो समझने के लिए देख रहे हैं। आमाशय एक महत्वपूर्ण भाग है, सबसे ज्यादा टाइम भोजन यही रुकता है, सबसे ज्यादा 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे भोजन आपका आमाशय में रुकता है। अब आमाशय में जैसे ही भोजन गया, भोजन का माध्यम कैसा हो जाता है आपका, अम्लीय हो जाता है, भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है। यहाँ से छोटे छोटे कई क्वेश्चन बनेंगे आपके, भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है। अम्लीय क्यों हो जाता है, आमाशय में पाया जाता है HCl। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl। HCl क्या करेगा, भोजन के माध्यम को अम्लीय करेगा, अभी पढ़ेंगे HCl के कार्य। भोजन के माध्यम को अम्लीय करेगा, इसके अलावा भोजन के साथ जो हानिकारक पदार्थ आए हुए हैं,
भोजन के साथ जो हानिकारक पदार्थ आए हैं उनको क्या करेगा, नष्ट करेगा, बैक्टीरिया वगैरह। इसके अलावा जो आमाशय से कई प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। इसके अलावा जो आपके अग्नाशय है से उससे अग्नाशय रस आएगा, उसमें भी कोई एंजाइम होंगे। पित्ताशय से पित्त रस आएगा। तो उन अक्रिय एंजाइमों को, इनएक्टिव एंजाइमों को क्या करेगा, आपका सक्रिय करेगा। कौन? HCl। ये HCl का कार्य। अब इतना भयंकर एसिड है HCl, तो क्या होता है आपका एसिड है, फिर भी आमाशय की दीवारें क्यों नष्ट नहीं होती? क्यों? क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, HCl का स्त्रावण कौन सी कोशिकाएं करती है? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं करती हैं आपकी? ऑक्जेंटिक, सेंटिक भी बोलते हैं। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं क्या करती है? आमाशय में HCl का स्त्रावण करती है। 1 नंबर क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। इसके अलावा आमाशय की दीवारों को HCl नष्ट क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि इसके अंदर पे, इसके चारों ओर अंदर की तरफ क्या होता है? श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है? आपका श्लेष्मा का आवरण। अब यही क्वेश्चन भी बनता है, शायद आपके तो नहीं है, सीनियर क्लास में होगा। श्लेष्मा का स्त्रावण कौन सी कोशिकाएं करती है? देख लो, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है आपकी गोबलेट सेल्स, गोबलेट कोशिकाएं। सेल लिख दूं, सेल और कोशिका एक ही बात है। तो आपके कौन स्त्रावित करती है? आपकी गोबलेट सेल। तो यहाँ से 3, 4, 5 क्वेश्चन बन गए। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सी कोशिकाएं स्रावित करती है? इसकी दीवारें खराब क्यों नहीं होती है? डेस्ट्रॉय क्यों नहीं होती है? इसमें श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। इसका स्त्रावण कौन सी कोशिकाएं करती है? गोबलेट। इसके अलावा आमाशय 3 भागों में बटा होता है, कार्डिक भाग, फंडिस भाग और पाइलोडिक भाग। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, कार्डिक भाग, पाइरोलिक भाग और तीसरा आपका फंडस भाग। 3 भागों से मिलके क्या होता है? आपका आमाशय बना होता है। अब देखो, आमाशय में यहाँ भी क्या पाए जाते हैं? आपके अवरोधनी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अवरोधनी। इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लेंटर। अवरोधनी, यहाँ भी अवरोधनी पाई जाएगी और यहाँ भी अवरोधनी पाई जाएगी। इसका फायदा ये होगा, यहाँ का भोजन वापस यहाँ नहीं जाएगा ग्रासनाल में। इसके अलावा यहाँ ये जब भोजन यहाँ से पचाने के बाद ही स्रावित करेगा, ये बंद रहती है, ये बंद रहती है। ये जब अपनी इच्छा के अनुसार ये भोजन को आगे पास करेगा, जितना इसको पाचन करना है, जिन जिन पदार्थों का पाचन करना है, उसके बाद ही भोजन बाहर जाए। तो ये अवरोधनीय होती है। एक हो गया आपकी आमाशय और छोटी आंत के बीच, एक हो गया आपकी ये ग्रास नली और आमाशय के बीच। इसकी वजह से भोजन वापस ऊपर नहीं जाता और यहाँ से जितनी आवश्यकता अनुसार बाहर निकलता है। इसके अलावा बड़ी आंत से या छोटी आंत से वापस भोजन यहाँ नहीं जाता, यहाँ अवरोधनी लगी होती है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि वापस भोजन क्यों नहीं जाता है? क्योंकि अवरोधनीय स्प्लेंटर पाए जाते हैं। इसके अलावा कई बार हो जाती है आपके एसिडिटी। उसका कारण होता है ये जो HCl है, उसका स्त्रावण क्या हो गया? आपका ज्यादा हो गया। HCl का स्त्रावण अगर ज्यादा हो गया तो क्या बन जाती है? आपकी एसिडिटी, जिससे खट्टी डकारें आने लग जाती है। अब इस कंडीशन में क्या किया जाता है? एंटासिड दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में आएगा। क्या दिया जाता है? आपके एंटासिड। एंटासिड दिया जाता है और इसके रूप में किसका यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन अगले चैप्टर में आएगा, मतलब केमिस्ट्री में। इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मतलब जब आपके एसिडिटी बन जाती है तो आपको क्या दिया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड जिसको बोले जाते हैं, एंटासिड के रूप में। ये तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। इसके अलावा आप इनो भी लेते हो, मीठा सोडा भी ले सकते हो। अगर आपके घर पे इनो और ये नहीं उपलब्ध है तो आप मीठा सोडा भी ले सकते हो। वो भी क्या होता है? आपके एंटासिड की तरह काम करता है। ये कब होता है? जब HCl का स्त्रावण ज्यादा हो जाता है। कब होता है? या तो आपने खाना नहीं खाया है तब इसका स्त्रावण ज्यादा हो गया, या फिर आपने ज्यादा खा लिया, बासी खाना खा लिया, तभी भी क्या होता है? इसका स्त्रावण ज्यादा होता है। उस स्थिति में आपको एंटासिड लेना पड़ता है
और एंटासिड क्या करता है, अम्ल और क्षार मिलके क्या करते हैं, लवण और जल बना लेंगे। अम्ल और क्षार मिलके लवण और जल बना लेंगे। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी, उदासीनीकरण। अपन केमिस्ट्री का जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इसकी वजह से आपकी अम्लता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति को राहत मिलती है। ये था आपका आमाशय। तो सबसे ज्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है आपका, आमाशय में। आमाशय के को 3 भागों में बांटा गया, कार्डिक भाग, पायरोलिक भाग और फंडस भाग। एससीएल का ऐसा होता है। अब इसमें कौन कौन से रस स्त्रावित होंगे, कौन सा ये कह सकते हैं एंजाइम कौन से पे काम करेगा, ये अपन इसका जब भोजन का पाचन पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आमाशय के बाद पढ़ेंगे अपन बढ़िया, जो अपन कल पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, आपकी जो भी समस्या हो, आप मेरे से पूछोगे, कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। इसके अलावा जिन जिन बच्चों को मतलब जो बच्चे देख पा रहे हैं इसको, जिन जिन के नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो, उनको इन लेक्चरों को बार बार देखो, ताकि आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोनों ही, फर्स्ट चैप्टर 3 नंबर का था और सेकंड चैप्टर 6 नंबर का है। तो 6 और 3 9 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। और ये चैप्टर आपका बड़ा चैप्टर है, लंबा चलेगा। ये स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर है वो, अगला चैप्टर 4 नंबर का है, तो आपके इतने नंबर तो तैयार हो ही जाएंगे। इसके अलावा ये 3 चैप्टर करने के बाद अपन पर्यावरण में चलेंगे। वो बिल्कुल इजी सी लगेगी, पर उसमें से क्वेश्चन इजी आते हैं, पर बच्चा कंफ्यूजन में उनको गलत कर पाता। तो ये तीनों चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो। ये चैप्टर आपका लंबा चलेगा, क्योंकि ये मैंने जब स्कूल में पढ़ाया था तो कम से कम इसको पढ़ाने में 25 दिन लगे थे, क्योंकि लंबा चैप्टर आपकी बुक का सबसे लंबा चैप्टर है। जो आपके बाकी चैप्टरों जैसे 3-4 चैप्टर को आप इकट्ठा कर दो, 4 को मान लो आप, तो ये इतना चैप्टर अकेला ही है, और इसमें से बड़ा क्वेश्चन पक्का आता है। थैंक यू, धन्यवाद।